live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. ये डायरेक्टली हैंडल हो रहे थे एज पर हिम बाय द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडियन रॉ के चीफ और एक जॉइंट सेक्रेटरी जो कि A.K. गुप्ता, जिनका भी ये नाम भी बता रहे थे, वो इनको हैंडल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, ISPR की जानिब से जारी करदा भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान की वीडियो में भारत की जो पाकिस्तान दुश्मनी है ये खुलकर सामने आ गई है। पकड़े गए भारतीय जासूस का बयान पाकिस्तान के लिए कोई नया इंकशाफ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तो जानता है कि भारत किस तरह मदाखलत करके बलूचिस्तान, सिंध और जो कबायली इलाके हैं यहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मजबूत करता रहा है। कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान दरअसल पाकिस्तान के हाथ में तुर्क का वो पत्ता है जिसके जरिए वो भारतीय साजिशों और तौसीर पसंदाना अज़ाइम को आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन से मुदाखलत का जो अमल शुरू कर रखा है इसे यकीनन अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान से भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी के बाद ईरान से कुलभूषण यादव के साथी की हवालगी और भारतीय जासूस नेटवर्क के बारे में मालूमात का तबादला किया है। ताहम ईरान का ये कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय जासूस की गिरफ्तारी से मुतालिक ऐसी बातें फैलाई गई हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो मौजूदा दोस्ताना ताल्लुकात है ये मुतासिर हो सकते हैं। क्या वाकई पाक ईरान ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ रहे हैं और मुस्तकबिल में पड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई वाज़ेह तौर पर तो नहीं बता रहा। तो वो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिन्हें चाहिए कि वो एक पॉलिसी बयान जारी करके इन तमाम अफवाहों और तनाज़ात को ख़त्म कर दें, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो चुप ही नज़र आ रहे हैं। उधर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नंगी जाहिरियत का एक मुंह बोलता और खुला सबूत है, लेकिन राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मामले पर भी एक मसलहत के तहत खामोश हैं। आखिर वो क्या मसलहत है जो वज़ीर आज़म को कौम की रहनुमाई से रोक रही है? ऐसी कौन सी मसलहत है कि पठानकोट वाक़या हुआ तो वज़ीर आज़म भारत की हिमायत में तो फौरन साथ खड़े हो गए, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश सामने आई तो वज़ीर मज़म्मत का एक लफ्ज़ भी नहीं कह पा रहे। इसकी क्या वजह है, क्या मसलहत है इसके पीछे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर में सानिया गुलशन इकबाल के बाद पंजाब भर में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। तवक्कुआत के बरक्स दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन जनूबी पंजाब तक महदूद रहने के बजाय सूबे भर में शुरू किया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं कि आखिर यह ऑपरेशन ताखीर से क्यों शुरू किया गया? क्या इसके लिए गुलशन इकबाल जैसे साने का इंतजार किया जा रहा था? दूसरा अहम सवाल यह है कि इस ऑपरेशन का सरबरा आखिर है कौन? आखिर वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मुस्लिम लीग नून इस ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं थी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या वाकई पंजाब में ऑपरेशन शुरू होने के बाद शरीफ बरादरान के सियासी किले में बढ़ रही हैं और इनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर हो रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में इस्लामाबाद से मेरे साथ रऊफ क्लासेस साहब मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ होंगे और कराची से जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। क्लासेस साहब, भारतीय जासूस की गिरफ्तारी को लेकर अगर बात की जाए तो इंटेलिजेंस इदारों और दिफाई इदारों ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, नजर भी आया। भारतीय जासूस का एतराफ़ी बयान भी 6 मिनट का सामने आया, लेकिन अगर पठानकोट थोड़ा पीछे जाएं, पठानकोट वाक़े का जिक्र करें तो वज़ीर आज़म साहब श्रीलंका में बैठ कर भारतीय वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराते रहे। पाकिस्तान में FIR भी दर्ज हुई, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन आखिर ऐसी क्या मसलहत है, ऐसी क्या वजूहात हैं वज़ीर आज़म का इस मौके पर जब इतनी अहम बड़ी कामयाबी है, बड़ी पेशरफ्त है भारतीय जासूस की गिरफ्तारी? वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ना कोई मज़म्मती बयान आया, ना कोई रिएक्शन सामने आया, ना भारत से एहतजाज सामने आया। शाहजहां, बिल्कुल मेरा ख्याल है जो आपने पॉइंट्स उठाए अपने इंट्रो में, जिस तरह आपने केस डेवलप किया है, आई एग्री विद यू कि ऐसे ही होना चाहिए था
हुकूमत के लेवल पे इस पर ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल फॉरेन ऑफिस ने इस पर कोई बातचीत की है, उन्होंने कुछ अपना इस पर रिएक्शन भी दिया है, उनकी तरफ से उनके स्पोक्समैन ने हमें बताया भी है कि जी कि यूएनओ में भी कोशिश की जाए कि जो दुनिया भर में पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं उनके ज़िम्मे भी लगाया गया है कि आप जाएं और वहाँ के कैपिटल्स को आप उनको बताने की कोशिश करें। तो ये ज़रूर होता है कि जब इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें अब जैसे आप इंडिया के हवाले से बता रही हैं, तो फॉरेन ऑफिस को आगे कर दिया जाता है कि आप जाएं, और फिर SOPs आ जाती हैं कि ये फॉरेन ऑफिस का काम है, वो इसको रेज करेंगे, फॉरेन ऑफिस को रेज करने दें। जब अदरवाइज इशू हूँ तो फिर आप देखते हैं कि नेशनल हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी फौजी हैं, जर्नल हैं वो, और साथ में वज़ीर आज़म हाउस को हम देखते हैं वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। फिर हम देखते तारिक फातमी साहब हैं या सरताज अजीज़ साहब हैं या दीगर जो भी लोग हैं एक्टिव नज़र आते हैं। इस मामले में हमें फॉरेन ऑफिस एक्टिव नज़र आया, और जब बात हमने एक दो लोगों से की तो वो ये कहते हैं देखें ये फॉरेन ऑफिस का काम है कि वो इस मामले को हैंडल करे, बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इस पर हर कोई बात करना शुरू कर देगा तो बात का बतंगड़ बढ़ जाएगा। एक तो इनकी ये अप्रोच है, और दूसरा जो आपने कहा कि पठानकोट के ये मामले पे बड़े सेंसिटिव थे, वज़ीर आज़म थे। मेरी एक बड़े अहम ही यहाँ पे हुकूमती ओहदेदार से बात हुई थी कुछ अर्सा पहले की बात, इस वाक़े से पहले बता रहा हूँ, जो राक एजेंट पकड़े गए हैं। उनका ये कहना था कि ये जो भारत की डिप्लोमेटिक उनकी कोर है, या डिप्लोमेटिक उनकी एफर्ट्स हैं, जो उनका फॉरेन ऑफिस है, जो उनके एम्बेसीज जो हैं, वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस हूँ, पाकिस्तान के डिप्लोमेट से बहुत आगे हैं वो। ये मैं आपको ये बड़ी मैं उसके साथ बता रहा हूँ, आप कह सकते अथॉरिटी पे बता रहा हूँ। जब मैंने पूछा कैसे वो हमसे बेहतर हैं इंडियन की डिप्लोमेसी जो है, उन्होंने कहा जनाब कि अब तक मुझे बड़े अहम ओहदे पे हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अब तक मुझसे अमेरिकन एम्बेसडर मिल चुके हैं, UK के मिल चुके हैं, मुझे फ्रांस के मिल चुके हैं, जर्मनी मिल चुके हैं, 2-4 और भी नाम लिए उन्होंने यूरोपीय ममालिक के। सब की एक ही आवाज़ थी कि पठानकोट पे जो हमला हुआ है वो पाकिस्तानी साहिल से हुआ है, इंडियंस ने ये बातें की हैं, आपको इंडियंस को सुनना चाहिए, इंडियन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये अब उन्होंने दुनिया के 4 बड़े जो आपके यहाँ ममालिक हैं, डिप्लोमेटिक आप उनको कह सकते हैं, इंडिया ने उनको कन्विंस किया था कि ये जितनी भी यहाँ पे ऑपरेशन किए गए हैं पठानकोट में, ये पाकिस्तानी सरजमीन से हुए हैं। हम डिप्लोमेसी हमारे में भी पास कमजोर हैं। काउंटर करने के लिए कोई जवाब नहीं। मासी में थोड़ी सी बात, हम जो काउंटर कर रहे हैं ना नैरेटिव, बड़ी मजे की बात है, ये जो हमारा जितना भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपना नैरेटिव देने की कोशिश कर रही है, ये चीखो पुकार है राक एजेंट पे, ये सारी की सारी मीडिया में नजर आ रही है। ये जंग मीडिया पे लड़ी जा रही है। ये जंग आपको फॉरेन ऑफिस के लेवल पर लड़नी चाहिए थी, आपको UNO को लेवल पर लड़नी चाहिए थी। जैसे इंडियन अपना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया उन्होंने कि दुनिया बिलीव करती है कि इंडियन जो भी पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते हैं वो सच्चे हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस जो उसके मुकाबले में अल्लाह के फजल से जिस तरह के लोगों को उन्होंने रखे हुए हैं, जो सिफारशी तैनातियाँ यहाँ पे हो रही हैं, जो हशर कर दिया गया फॉरेन ऑफिस का कि एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक फातमी साहब, जिनकी बेगम साहबा NGO चलाती हैं, फॉरेन एम्बेसी से पैसे लेती हैं। एक तरफ वहाँ सरताज अजीज साहब हैं जिनका कोई पता नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है। तो जो ओहदा है वो वजीर आजम के पास अपने पास है। हमने तो अपने ये फॉरेन ऑफिस को भानमती का कुंभा बनाया हुआ है। यहाँ फॉरेन ऑफिस का फीसद की बेगमात अपनी NGO चलाती हैं, वो चंदे इकट्ठे करती हैं। तो मुझे बताएं फिर आप ये भारत के खिलाफ जाके डिप्लोमेटिक जो आपका ऑफेंस है ये कौन करेगा? मीडिया कर रहे हैं। पिछला आज 1 हफ्ता हो गया मुसलसल ये मीडिया पे मेरा ख्याल है डेली के कुछ 30-40 प्रोग्राम हो रहे हैं। हुकूमत नजर नहीं आ रही, हुकूमत से मुराद है फॉरेन ऑफिस। चीज नजर नहीं आई। वज़ीर आज़म ने तो 2-4 दिन पहले खिताब किया है, उसमें भी कोई मज़ामती बयान हमें नजर नहीं आया। ज़फ़र हिलाली साहब, आखिर क्यों हम आलमी बिरादरी को अपने मौक़िफ़ से कायल नहीं कर पा रहे हैं? जिस अभी क्लास साहब भी कह रहे थे कि पठानकोट वाक़े पर इंडिया ने बहुत सारे ममालिक को इकट्ठा किया और उन्हें कहा पाकिस्तान के साहिल से दहशतगर्दी हो रही है इंडिया में। आखिर हम आलमी बिरादरी को ये क्यों नहीं समझा पा रहे कि भारत भी रियासती दहशतगर्दी कर रहा है हमारी सरजमीन पर? देखिए, पहली तो बात ये है कि काफ़ी सारे अटैक्स जो हिंदुस्तान पे हुए हैं, लोगों का कहना है और बाद में पूरी वर्ल्ड ओपिनियन का भी सोच ये था कि वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट किया। ये नहीं किया, मगर ज़्यादातर जो हुए हैं इन द पास्ट वो किए हैं। तो ये जो अमेरिकन सफारत ये हैं, ये सब उनको सूट भी करता है कि हिंदुस्तान को बिलीव करने के लिए। देखिए, मैं कुछ एक दफ़े, अब ये बड़ा अजीब सा लगेगा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे लोगों को मुबारकबाद तो ये तो है कि उन्होंने किसी को पकड़ा, उससे कुछ चीज़ उगाला, और फॉरेन ऑफिस बकौल फॉरेन ऑफिस, पता नहीं क्लासर साहब बेहतर जाते हैं कि उन्होंने किया या नहीं किया, मगर बकौल फॉरेन ऑफिस उन्होंने यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफ किया है, EU को ब्रीफ किया है, और हमारे जो मिशंस हैं बाहर, हर मिशन ने अपने गवर्नमेंट को ब्रीफ किया है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, और लगता ये है कि हमने
अनलाइक इन द पास्ट कोई ऐसी चीज की है कि इसका असर हुआ है। अब बकौल फॉरेन ऑफिस, अगर क्लासा साहब बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मगर जो सबसे बड़ी गलती है जो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं शाजिया, वो गलती ये है कि ये पूरा मसला जो हमारे फेवर में जा रहा है, जो हमने जबरदस्त कर, हमारा डिटेक्शन और सब चीज बड़ा अच्छा था, ये हमारे खिलाफ जा रहा है। इसलिए कि इन द वे दैट वी आर हैंडलिंग ईरान के साथ जो हमारा सलूक है वो ठीक नहीं है और वो नुकसानदेह है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है मैं बता सकता हूं क्यों। वो इसलिए कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, ईरान हमारा दुश्मन का दोस्त है, मगर दुश्मन का दोस्त नेसेसरली दुश्मन नहीं बनता है, ये बड़ा फर्क है। और देखिए, ईरान ने बिल्कुल गलत किया कि यादेव के बारे में कुछ नहीं बताया और उनको उधर काम करने दिया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये ईरान ने जानबूझ के उनको काम करने दिया और हमारा हक था कि हम ऑफेंड हो और हमारा फर्ज था कि हम ईरान को कहें कि तुम ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मगर बात ये है, सोचिए एक मिनट, क्या अमेरिकन हमारे बॉर्डर्स में आके शमसी से और एयरबेसेस से ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं करते थे? क्या एक और मुल्क है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो ईरान के खिलाफ वो तो खुला कहते हैं कि रिजीम चेंज चाहिए हमें ईरान, क्या वो शायद हमारे टेरिटरी से वो नहीं करते थे? मेरे ख्याल में हो सकता है, मगर ईरान ने हमें ये नहीं कहा। ईरान ने हमें उस किस्म की खत नहीं लिखा जो इस वक्त ये इंटीरियर मिनिस्टर के पुलिस के ऑफिसर, लगता तो मुझे ये ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामद। जनरल साहब, ईरान से जब मजीद कहा गया कि ईरान हमारी मदद करे, जो भारतीय जासूस दहशतगर्द है उसके नेटवर्क के बारे में मजीद हमें मालूमात चाहिए, तो ईरान कहता है कि मीडिया के जरिए बातें फैलाई जा रही हैं, इससे इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। क्या ईरान हमारे साथ इस हवाले से कोई कोऑपरेट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो जो गुफ्तगू अब तक हो चुकी है उसमें मैं थोड़ा सा एक इजाफा कर दूं और फिर मैं ईरान वाले सवाल का आपका जवाब देता हूं। जी जी। ये जो हमने कुलभूषण पकड़ा है, ये एक हाई प्रोफाइल जासूस नहीं बल्कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री शुरू होती है जब से आपने अगरतला साजिश देखी, उसके बाद अगरतला साजिश में फिर मुक्तबानी बनी, इंडिया ने उस पर जो कुछ किया, फिर मोदी साहब ने उसका एतराफ़ किया, फिर उसके बाद आप अगर वीडियोस देखें अजीत दोवल की तो वो कह रहा है कि अगर कोई और दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है इंडिया में तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। और फिर उनके वज़रा की धमकियां और ये सारा कुछ जो वो कहते रहे हैं, वो सारा कुछ कड़ियाँ मिल के तो ये आके उसके पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये नेटवर्क है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा था और पकड़े भी वहीं से गए। अब चीज़ ये है कि ये जो मैंने जितनी ये हिस्ट्री और जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में एक हैंडआउट बनना चाहिए था जिससे हम साबित ये करते कि पहले भी टुकड़े पाकिस्तान के इंडिया ने किए, पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बगावतें इंडिया करवाता रहा, अब भी ये करवा रहा है और हमें कहता है कि हम दहशतगर्दी करते हैं। और इसमें जितने भी एम्बेसडर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं बाहर के, इन सबको फॉरेन ऑफिस में बुला के दावत दे के वहाँ पे इनकी एक थॉरो ब्रीफिंग होती पहले 2-3 दिन के अंदर, और एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ में पकड़ाई जाती कि ये हैंड आउट है हमारा और ये सारी स्टोरी, ये सारी करतूत की जो इंडिया कर रहा है, अपनी हुकूमतों को भेजें। सही हुआ ये है कि हम इसमें टाइम लूज कर गए हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ एक टाइम की आप कह लीजिए कि एक दौड़ लगी हुई थी। जब पहले 2 या 3 दिन में इंडिया का रिएक्शन देखें तो वहां सांप सूंघा हुआ था, उनको समझ नहीं लग रही थी कि हम कहें क्या। लेकिन अब उनके काउंटर नैरेटिव आने शुरू हो गए हैं और उन काउंटर नैरेटिव्स को अगर आप देखें तो खासे स्ट्रांगली वर्डेड भी हैं, और दूसरी तरफ आपको दुनिया के रुझान का पता है कि वो इंडिया के नैरेटिव्स को बिलीव करने के लिए तैयार बैठी होती है। तो आप फिर उसी चक्कर में पड़े नजर आएंगे। और मुझे यूं लगता है कि इतना कुछ करके इतना बड़ा आपने एक अचीवमेंट भी हुई और जो उससे बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो मुझे लगता है कि वो हवा में तहलील हो गया। अब बात हम कर लेते हैं ईरान की।
ईरान का मसला ये है कि ईरान हमें शक व शुबे की नज़र से देखता रहा है, फ्रेंडली नहीं रहा, और ये प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हुई थी अफ़गानिस्तान के मामलात में, जबकि ईरान यही समझता रहा कि हम अफ़गानिस्तान में अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं, और जब तालिबान आए तो फिर तो बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि एंटी हो गए। और अगर आप पीछे देखें तो याद आएगा आपको कि 1998 में मज़ार शरीफ में तालिबान ने अफ़गान कौंसलेट, ईरानी कौंसलेट के ऊपर हमला किया था और 5-6 ईरानी मार दिए वहाँ पे। अब वो वहाँ पे तालिबान का अपना फेल है, आज दुनिया जानती है कि तालिबान किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ईरान ने बरमला उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और कहा कि यह सारा काम पाकिस्तान ने करवाया है। उसके बाद भी आप देख लीजिए कि जहाँ भी अभी ये पिछले दिनों की बात है कि उज़ैर बलोच पकड़ा गया दुबई में और उसके पास ईरानी पासपोर्ट था और ईरानियों ने क्लेम किया कि जी हमारा आदमी उसको वापस करें, लेकिन वहाँ ये हुआ कि जो स्कॉटलैंड यार्ड वाले थे उन्होंने कहा जी कि रेड वारंट तो इसका इशू किया पाकिस्तान ने, सो उन ईरानियों को इनकार कर दिया, वो नहीं दिया गया तो वो हमें मिल गया। लेकिन आप अगर ये सारा किस्सा देखें तो कहीं कोई या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या हमारा अपने जो एफिलिएशंस हैं, जैसे हम सऊदी अरेबिया के साथ करीबी ताल्लुकात रखते रहे, हम अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात रखते रहे और उन सब के साथ ईरान के वो मसाइल मौजूद थे। पहला मौका हमने जब यमन के मामले में हमने एक सॉलिड स्टेप लिया, वहाँ ईरान के साथ हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए थी और उसमें हमने पूरी तरह काम नहीं किया। हम अभी ईरान पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ये आईएसपीआर की जानिब से भी कहा गया है कि ईरान अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कोई ईरानी एजेंसीज या ईरानी हुकूमत पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा। हिलाली साहब ने भी लेकिन हिलाली साहब ने भी थोड़ी सी बात की, मैं भी थोड़ी सी उस पर वजाहत ये करूँ। बात यही है कि कोई भी शख्स चाबहार जो बड़ा एक छोटा सा इलाका है, छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक यानी एक नेटवर्क वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि वहाँ की होस्ट कंट्री की इंटेलिजेंस को पता ना हो, या वो 15 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करता है तो बॉर्डर पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी मर्जी से ना हो रहा हो, क्योंकि उनको कोई इंस्ट्रक्शन देता होगा, क्योंकि ये आदमी जो आता है उसने वापस भी जाना है और वो कैसे वापस जाएगा अगर वहाँ पे सिक्योरिटी चेक किया और उनके बॉर्डर्स के ऊपर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट जो हैं ये कहीं ना कहीं, देखें हम एक मुल्क है, बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमें अजीज भी है और हम ये भी समझते हैं कि हमारी अपनी ज़रूरत भी है कि उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। तो हम ये क्वेश्चन उठा नहीं रहे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मौजूद हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मुल्क ने, ईरान ने अपने गवादर के खिलाफ सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शंस के लिए सब कुछ ये उन्होंने एक अलायंस बनाई है, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई है इंडिया के साथ। तो मैं जिस चीज़ की तरफ आपको ला रहा था कि इन सारे मामलात को अगर आप देखें तो ये जो खत गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ईरान आपको वो तावन नहीं देगा जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। तो हमें आप एग्री करते हैं जनरल साहब की बातों से? ऐसे सारे अरेंजमेंट, इतने बड़े नेटवर्क का जो काम कर रहा हो वहां पर ईरान में, ईरानी एजेंसीज की आंखों से ओझल हो सकता है सब कुछ? शायद अगर इजाज़त दें तो आपको पता है हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अनपॉपुलर बात ना करूँ। हमारे यहाँ सच सुनने का हौसला बहुत कम है। आजकल वैसे भी एजेंट की खेल खेला जा रहा है मुल्क में, तो डर के बात करनी पड़ती है। ज़रा कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि ईरानियन जो हैं अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अपनी सैल उन्होंने दी हुई है इंडिया को, तो क्यों इस्तेमाल करवा रहे हैं वहाँ पे? इसके पीछे भी तरीक़ है थोड़ी सी, जो मेरा जनरल अमजद साहब जानते होंगे कि ईरानियन माजी में हमें ब्लेम करते रहे, ओपनली अक्यूज़ करते रहे कि पाकिस्तानी सैल जो है वो वहाँ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है बलूचिस्तान से, और उसमें ग्रुप्स बने रहे हैं जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं माजी में। जनाब पाकिस्तान की सरजमीन जो है, पर्टिकुलर बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे कई उसकी रीजनल, कोई एथनिक, कुछ उसमें सेक्टेरियन रीजन्स हैं। मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, बड़ी सेंसिटिव मैटर है मैं, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान तल्लुकात की बात है। अदरवाइज ईरान भी हम पे इल्ज़ामात माजी में लगाता भी रहा है, उनका फॉरेन ऑफिस भी हमें कहता रहा है, उनके डेलीगेशन भी आते रहे हैं, और पिछले साल और उससे पिछले साल ईरानियन फोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल भी हुई थी, उन्होंने ऑपरेशन भी किए थे। हमारे कोई उसमें 1-2 हमारे फोर्सेज के लोग भी मारे गए थे, और कुछ वो आपको याद होगा माजी में कैदी भी बना लिए गए थे, फिर उनके आपस में उनको हमने स्वाइप किया था, हमने उनके वापस किए, उन्होंने हमारे वापस किए। सो कन्फ्लिक्ट जो है बॉर्डरिंग एरियाज़ में, कन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान में और उस ईरानी सरहदी इलाकों में वहाँ पे चलती रही है। वो इल्ज़ामात लगाते रहे हमारे ऊपर कि आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप है इसमें ईरान के अंदर जिसको पाकिस्तान की तरफ से कुछ एलिमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है हुकूमत के हों, गैर हुकूमत के हो सकते, बारह जो भी थे,
वो सपोर्ट वहाँ पे मिल रही थी। ईरानियन ने, आपको याद होगा, वहाँ पे ऑपरेशन भी किए थे अपने इलाकों में, बहुत सारे लोगों ने को उन्होंने फांसी भी दी थी। मैं रेगी की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा उसको ग्रुप को वो हेड कर रहे थे। सो ये जो इश्यूज़ हैं ये आज के नहीं हैं कि ईरान अगर इस पर मजबूर हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, कि उनको पाकिस्तान के साथ बैठ के जो मामलात हैं उनको हल करने चाहिए थे। ये इसका ये मेरा ख्याल सलूशन नहीं था कि हमारी सरजमीन को कोई इस्तेमाल करे अगेंस्ट। रेगी हमने पकड़वाया था, ये भी आप याद रखिए कि रेगी हमने पकड़वाया था। तो सर हमारी सरजमीन से जनरल साहब ये आप मानते हैं कि हम हमारे ऊपर इल्जाम लगते रहे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ईरान के खिलाफ, ये मानते हैं, चले ABCD बिल्कुल, लेकिन हमने ताबन ये बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें हुकूमत या उनकी बात नहीं है। मुझे बात समझ आ रही है यार जनरल साहब, अगर मैं वही बता रहा हूँ सर, अगर नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमने ताबन किया। करना मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि एक नारा चल पड़ा है कि जिस साइड पे जनरल साहब का कहना है कि हमने माजी में उनके साथ ताउन किया, हमें उनसे ताउन की तवक्को नहीं है, ईरान हमारे साथ ताउन नहीं शिकायत की, हमने वो लोग पकड़वाए। नहीं शाजिया, हमने वो पकड़वाए। अगर ताउन था तो फिर ईरानी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर कैसे आ गए थे? उन्होंने कैसे ऑपरेशन किए थे अगर ताउन चल रहा था? हमारी झड़पें हुई हैं उनके साथ बॉर्डर पे, पता है ये चीज देखें, लड़ाई होती रही। हमारे मीडिया ने, हमने इसको जानबूझ के इसको वो रखा है, लो प्रोफाइल रखा है, जो कि ठीक रखा है मीडिया ने। तो लड़ाई तो हमारी उसके ईरान के साथ बॉर्डर पे चलती है पिछले 2-4 सालों से, इससे पुरानी है। सही जी सर, मैं अर्ज करूं हमारी ही इंफॉर्मेशन पे रेगी पकड़वाया गया और ईरानियों ने एक्नॉलेज किया, हमारा शुक्रिया अदा किया। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बॉर्डर पे ये चलता रहा, आप पाकिस्तान को दाद दें कि हमने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए हमने उनका ईंट का जवाब ईंट से नहीं दिया या पत्थर से नहीं दिया। सर अभी अक्टूबर में उनकी फोर्सेस एंटर हुई थी, पिछले साल की बात करूं तो मैं आपको बहुत माजी की बात नहीं कर रहा। लास्ट ईयर ईरानियन फोर्सेस दे एंटर इनटू पाकिस्तान, उन्होंने ऑपरेशन किए हैं यहां पे। हिलारी साहब मैं आज की बात तो पहले पकड़ा गया था सर, ये इसके बावजूद हमारे 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं आप। ये आप आज की बात बता रहा हूं, ये पिछले साल में जो सही कह रहे हैं। देखिए दोनों आप सही कह रहे हैं, रीगी को वाकई हमने पकड़ के दिया, और क्लासरा साहब भी सही कर रहे हैं कि कभी कभी ईरानियन ऑपरेशंस जो स्मगलर्स और स्पाइज और वो जुंदुल्ला के खिलाफ होता है, कभी कभी वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं और शायद जानबूझ के भी आ जाते हैं हॉट परस्यूट में। ये होता रहा है। मेरा कोई और मुख्तलिफ पॉइंट है। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जो लफ्ज आपने लिखा है ये खत में सही है, झूठ नहीं है बिल्कुल, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का इसमें एग्रीमेंट है कि आप अपने टेरिटरी को, ये हिंदुस्तान को मॉर्गेज करके क्या कर रहे हैं, और अगर हमने किया तो वो भी उतना ही सख्त प्रोटेस्ट हमारे साथ आप जरूर करें। बल्कि प्रोटेस्ट क्या करें, आप तो पता है कि 1994-5-6 में हमारे जवान, आई एम सेइंग कि हमारे सोल्जर्स इन मुफ्ती और वो लड़ रहे थे ईरानियन आर्मी के सोल्जर्स के खिलाफ, एक मसूद के साथ और दूसरे तालिबान के साथ। तो लोग कहते हैं नहीं इतना इस हद तक नहीं हुआ था, मुझे पता है कि हमारे इंजीनियर्स गए थे उनको मदद करने के लिए। तो ये भी बात नहीं है कि हमारी पहले झड़प नहीं हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है, इस किस्म की बदमज़गी नहीं हुई। मुझे मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है कि ये बातें क्यों नहीं एक स्पेशल एनवॉय जाके आस्ते से टॉप ईरानियन लीडरशिप के साथ कह सकता था। अगर वो जाके कहता तो ये नहीं होता, ये जब तू मैं हो रही है ये नहीं होता। हिलाली साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मुझे ब्रेक ले, रिएक्शन जो दिया गया हमारी साइड से, मैं ब्रेक ले लूं जरा क्लास में, ब्रेक के बाद आपके पास। हाँ जी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आए मैं आपकी बात आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक सवाल भी उठाएंगे कि पाकिस्तान ने इस वाक़े को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर पेश कर चुका है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्या इस बार कोई नतीजा निकल पाएगा? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद क्लासेस, सब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, वो जो बात हिलाली साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे लिए ये बड़ा डिसेंट तरीका, एक प्रोफेशनल तरीका हुकूमतों से हुकूमतें डील करने का बड़ा एक मेरा कहना है, एक उसका कोई ना कोई SOPs होती हैं। जब ईरानियन प्रेसिडेंट आते हैं, हमने उनको दावत दी या वो खुद है वो यहाँ पे हुए, उनकी मुलाकातें थी, उन्हीं दिनों में ही ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, 2-3 दिनों में। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, ये मेरा ख्याल है
इस लेवल पे चीज़ें हमें अगर हमने ये उठानी थी तो फिर इनको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। आपने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ आपने इशू को उठाया, टेकअप किया, आपने डिस्कशंस की, उनको टाइम देना चाहिए था, वो आपको जवाब देते, आप इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करते, क्योंकि दोनों मुल्कों को ये दरमियान तल्लुकात, जैसे अजन अमजद साहब भी कह रहे थे, हिलाली साहब भी कह रहे थे कि दोनों के डीप रूटेड हैं। ये मसला जैसे हमने हैंडल किया है, मैं समझता हूँ ये दो मुल्कों के दरमियान अब इसको किसने हैंडल किया है, क्यों किया है, एक विजिटिंग प्रेसिडेंट है, वेदर वो लाइक हिम और नॉट, हो सकते हैं हमें इश्यूज हैं, उनकी सवाल हमारे इस्तेमाल हो रही है। आपका ख्याल में मीडिया में डिस्कशन, मेरा ये ख्याल है कि इस मसले को अगर उठाया भी था, नहीं शाहजहां, मेरा एक और ख्याल है कि जिस तरह मसले को उठाया गया था उसके बाद इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था। आपको ईरान के साथ स्टेट लेवल पे तल्लुकात आपने उसके साथ रखने थे, आपकी मजबूरी है। जब ईरानियन प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों के दरमियान ही वहाँ पे पूरी खबरें ना सामने लाई जा रही हैं जी कि एहतजाज किया गया है, फलां किया गया है, उस पर ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक उनकी तरफ से भी तरदीद है जी इस तरह बात नहीं हुई, इस तरह हुई है। हमने फिर एक और तरदीद जारी की, नहीं नहीं जनाब इसी तरह ही बात हुई है। मेरा ख्याल है ये दो मुल्कों के दरमियान तल्लुकात जो हैं, चाहे ईरानियन सैल हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो रही थी, इसको कुछ बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। एहतजाज जरूर करते, उनके नोटिस में भी लाते, लेकिन इसको इतना जल्दी जब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में थे उसको उठाना, इतना बड़ा इशू बनाना, ये मेरे ख्याल में, आई में भी रंग, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है, इस तरह इशू नहीं बनाना चाहिए था। आप किसी और टाइम पे रख लेते, जब वो खुद आए हुए थे उन्हीं दिनों को उसको सामने लाया गया, उसको एजेंट को उस पर बातचीत की गई, एजिटेट किया गया, मीडिया को सारी चीजें बताई गई। मेरा ख्याल है ईरानियन लीडरशिप ने इसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा होगा। दैट्स माय व्यू। एक्चुअली क्लासरा साहब आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि टॉप इंडियन जासूस कोर्ट इन बलूचिस्तान में पकड़ा गया है, एंट्रिंग वाया ईरान, वो काफी है लोगों को समझना कि वैलिड ईरानियन वीजा पे आया है, वह इंडियन पासपोर्ट था, वीजा था, टॉप जासूस था, ईरान से आया है, 12 दफे आया है। अब आपको उससे किसी गधे को भी पता चल जाता है कि व्हाट इज दी माने कि क्या उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, कि इसके माने ईरान को पता है। और ईरान जो है, अगर आज आप डिबेट करेंगे यूएन में तो क्या करेंगे, आपको जाके अपने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देना होगा। आपको कहना पड़ेगा कि इधर से आते रहते हैं और ईरान मुलव्विस है। एक तरफ से आप कहते हैं ब्रदरली कंट्री, दोस्त, ईरान कहता है योर सिक्योरिटी आर सिक्योरिटी, और उधर जाके आप कह रहे हैं सब बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इंडिया के साथ लगे हुए हैं। देखिए अफसोस की बात ये है, कौन कंट्रोल कर रहा है। ये खत की वर्डिंग जो ईरानियन एम्बेसडर ने पाकिस्तान में, उसने कहा इट्स अनडिग्निफाइड, वो कहता है बेइज्जती है हमारी, कहता है इट्स अनडिग्निफाइड एंड ऑफेंसिव, ये उसके एक्चुअल लफ्ज हैं। और वो कहता है, और फिर उसने याद दिलाया, कहता है 70 साल तक हम तुम्हारा वेस्टर्न बॉर्डर्स को पीसफुल रख रहे हैं। उसका मतलब क्या है वो स्टेटमेंट देने का, माने कि इम्प्लिसिट कि हम ना पीसफुल भी कर सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते इसलिए कि हम आपको दोस्त समझते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है भाई, ये कौन, फौज ने इसका इनिशिएटिव लिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने ड्राफ्ट किया, पीएम ऑफिस ने आया, कि सरताज अदी साहब ने बैठे बैठे किधर, पता नहीं वो किधर हैं, वो उन्होंने किया। मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि फॉरेन डिप्लोमेसी, वर्डिंग, ड्राफ्टिंग, नोट्स किधर बन रहे हैं, बिकॉज फॉरेन ऑफिस पे मैं शर्त लगाता हूँ ये फॉरेन ऑफिस जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाल साहब, हो ये रहा है, छोटी सी बात सर, देखिए जो हो ये रहा है, साहब ने बात की यहाँ पे क्लास साहब बात कर रहे हैं, छोटी सी बात कह लो जनरल साहब, फिर आप उस पर पॉइंट थोड़ा सा, जी कि अब हो रहा है जो बात हिलाली साहब कह रहे हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर का काम नहीं था वो लेटर लिखे ईरानियन गवर्नमेंट को, ये फॉरेन ऑफिस का काम था, जिनको पता है कि डिप्लोमेटिक आपने कैसे शुगर कोटेड बातें लिखनी है। हम यहाँ इस्लामाबाद में एक नया तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर का काम था वो इसाक डार और ख्वाजा साद रफीक करते रहे 2-4 दिन, जो यहाँ पे धरने वालों से डील करते रहे, इसमें आपको चौधरी निसार नजर नहीं आते। ये काम था फॉरेन ऑफिस का, वो चौधरी निसार साहब फरमा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अजीब ये मतलब इस्लामाबाद में चीजें हो रही हैं कि जिसकी वजारत है वो अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरे की वजारत का काम कर रहा है, और जिससे वो मसाइल पैदा हो रहे हैं जो अभी हिलाली साहब ने बताए। इस तरह के लफ्ज आप जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर मसाइल पैदा करेंगे अपने के लिए। तो बेहतर होगा कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे वो आके फोकस करें, जो अपने उनके मामलात हैं उनको देखें। इस तरह की डिप्लोमेटिक चीजें जो हैं जो बड़ी डेलिकेट होती हैं वो बेहतर होता है फॉरेन ऑफिस के लिए छोड़ दें वो। जी जनरल साहब। जी मैं एग्री करता हूं, जो क्लासा साहब जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन
मैं समझता हूँ इसमें बेहतरीन रास्ता यही होता कि इस खत की बजाय हमारे डिफेंस मिनिस्टर चले जाते या फॉरेन सेक्रेटरी चले जाते और ईरान जाके पर्सनली मिलके तो उनको इसकी ग्रेविटी सारी एक्सप्लेन करते कि भाई हमारा तजर्बा ये है कि इंडिया पहले हमें ये नुकसान पहुंचा चुका है और अब ये वो कर रहा है और आपके सरजमीन से हो रहा है, तो हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर पब्लिक में ये बहुत सारी चीज़ें आती ना, ये बाहर मीडिया में ये डिस्कशंस ना होती और वो उस लिहाज से बेहतर रहता। दूसरी तरफ ये है कि शाह ऑफ ईरान जब थे रज़ा शाह पहलवी, तो उस ज़माने में हमें ईरान से बहुत मदद मिलती रही है और वो वक्त था जबकि हमने 1971 की जंग देखी, 1965 की जंग देखी और उसमें हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड की बाकायदा ईरान ने, जहां हमने अपने स्ट्रेटजिक एसेट्स जो थे जो इंडिया की ज़द में आ सकते थे हमने उठा के तो ईरान में रखे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारी रेसिप्रोकल जो कोऑपरेशन है उसमें कभी कमी नहीं रही। ईरान इराक वॉर में हम वैसे न्यूट्रल थे, लेकिन ये हमने इस तरह का उनकी हेल्प की जो कि मैं समझता हूँ पब्लिक में शायद उस ज़माने में नहीं आई। वो ये था कि हमारे तकरीबन 100 के करीब टैंक्स थे जो पड़े हुए थे ईरान में अपग्रेडेशन के लिए, और जब अपग्रेडेशन उनकी हो गई, ये अमेरिकन ने वहाँ पे लगाई हुई थी फैक्ट्री, और जब वो हो गए अपग्रेड तो हमें वो वापस आने थे। लेकिन जब ये इनका किस्सा शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने कहा जी ये टैंक आप रख लें, और ये ईरानियंस को पता है। उसके अलावा हमने उनको बहुत सारा एमुनिशन भी दिया, गो के ऐसा हम न्यूट्रल रहे, जंग में हमने अपने ट्रिप्स को शामिल नहीं होने दिया और ईरानियंस को ये यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरेबिया में जो हमारी फोर्सेस हैं वो इसमें कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में डिफेंस के लिए रहेंगी। और ये एक हमने पूरी तरह उनको सपोर्ट भी किया और पीसफुल रहे। दूसरी तरफ ये है कि हमने न्यूक्लियर उनको जो टेक्नोलॉजी थी ये हमने मुहैया की, हमने इसमें उनकी बहुत हेल्प की। और आपको पता है कि अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसके डिज़ाइन और वो जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो ईरानियंस ने उनको दे दिए IAEA वालों को, और वो मलबा सारा हमें पड़ गया और 4 साल हम उसको भुगतते रहे। तो ये दोनों तरफ से गलतियां भी हुई हैं, मदद भी की है। जलसा मुझे ब्रेक पे जाना है, आखिरी सवाल जलसा मुझे ब्रेक पे जाना है। यूएन इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकता है? डोजेस हम पहले भी उनको दे चुके हैं, सबूत पहले भी फराहम कर चुके हैं, आप फिर उनके सामने मामला उठाने जा रहे हैं, यूएन इस सिलसिले में कुछ कर सकता है? वेरी शॉर्टली, अगर हम उसमें इंडिया इसको ईरान को इन्वॉल्व करेंगे तो वो जैसे हिलारी साहब बता रहे हैं कि उधर जाके क्या कहें कि ईरान ये काम करता रहा है, वो मुश्किल हो जाएगी, उससे आपको मजीद बिगाड़ पैदा होगा। तो इंडिया फोकस अगर रहें और उसमें ये कहें कि जी उसमें ये कम से कम इम्प्रेशन ना आए कि ईरान की उसमें कोई टेस्ट अप्रूवल थी या ईरानियंस इसमें किसी लिहाज से आंखें बंद करके बैठे हुए थे। वो यही है कि जी इंडिया को जहां से मौका मिलता है, अफगानिस्तान से भी वो ये काम कर रहे हैं, ईरान से भी कर रहे हैं और हमारे अपने बॉर्डर से भी वो क्रॉस करते हैं। सो इंडिया को टारगेट करके आप ये बताइए कि हर तरफ से इंडिया ये हमारे ऊपर चढ़ाई करके बैठा हुआ है और उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो ईरान से करे या अफगानिस्तान से करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। नाज़रीन मुझे ब्रेक आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में ऑपरेशन का फैसला सानिया गुलशन इकबाल के बाद होता है। हालांकि बहुत सी सियासी जमातें, कई सियासी जमातें ऐसी हैं जो बहुत पहले से इसका मुतालिबा कर रही थी, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई और जब सानिया गुलशन इकबाल हुआ तब फौज ने ये जिम्मेदारी आकर पूरी की। रऊफ क्लासा साहब, क्या हम पंजाब में ऑपरेशन का जो इंतजार था ये सानिया लाहौर के बाद ही हमने ये शुरू करना था? हुकूमत पहले से मुतालबात किए जा रहे थे सियासी जमातों की तरफ से, मीडिया की जानिब से 12 कई सवालात उठाए गए, हम सानिया का इंतजार ही क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें मरने वालों में कोई हमारा नहीं होता। बड़ा सादा सा इसका जवाब है ये शाजिया। APS में 140 बच्चे हमने मरवाए तो फिर हमें ख्याल आया नहीं भाई ये अच्छे तालिबान नहीं है, नहीं ये हमारे भाई नहीं है। मतलब किस किस से यहाँ चीज़ का हम रोना रोए। जैसे आप बता रहे 70-80 बच्चे और ख़वातीन मारे गए, फिर हमें रातों रात ख्याल आ गया कि अब हमने ऑपरेशन करना है। तो इस मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा है, ख्याल भी फौज को आता है, हुकूमत को नहीं आता। मारे भी जाए, उनमें मारे भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसकी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले कोई 1-2 सालों में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कह देना बड़ा आसान है। 500 घरों में जिनकी बॉडीज गई हैं, जिनके बच्चे, औरतें, मर्द, उससे कितना एक उसमें क्यास आता है, इमोशनल ये गैप आता है लोगों की जिंदगी में, जिनके न कफील होते हैं, अकेले अकेले घर चला रहे होते हैं, वो फैमिलीज ये उजड़ जाते हैं। माज हम 2-4 लाख रुपए दे के समझ लेते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इन लोगों को एहसास ही नहीं है कितना बड़ा ट्रामा आता है उन लोगों की ज़िंदगी में जो दहशत गर्दों के हाथों न जाते। आम इंसान की बिस्तर मर्ग पे अगर 2-3 महीने बीमार रहने के बाद भी उसकी डेथ हो जाए
लोग वो नहीं भूल सकते हैं ये सारी उम्र के लिए। अचानक इस तरह के उसमें बम्बिंग में, न टेररिज्म एक्ट में किसी का मर जाना और किसी तरीके का, और जिस तरह की हमने चीज़ें देखी हैं, ये पहले APS में देखी, अब हमने देखी, तो हम जो आपने बात की सानिया का इंतजार करते हैं और हमें यह कहा जाता है ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में कि जनाब इससे ना हमें मदद मिलती है नैरेटिव बनाने में, हमें मीडिया के जरिए लोगों को तैयार करने में, लोगों के जहन बदलने में, लोग फिर हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब हम लोग इतने जालिम हो गए हैं, हमें भी लाशें चाहिए। अगर हमने किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करना है, पाकिस्तानी अवाम ने पहले APS में 140 बच्चे मरवाए जाएं, फिर गुलशन है आपके पार्क में, वहां पे आपको 70-80 बच्चे और औरतें मरवाई जाएं, तो फिर पाकिस्तानी कहेंगे हाँ जी अब आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हमारे बारे में ये तस्वीर बन चुका है अवाम के बारे में, तो फिर उसके बाद अब उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत इसलिए तैयार नहीं थी कि वो अपने हल्का इंतखाब को सिक्योरिटी इदारों के हवाले नहीं करना चाहती थी, अपना वोट बैंक के मुतासिर नहीं करना चाहती थी, अपनी सियासी हिमायत में कमी नहीं करना चाहती थी, इसलिए शायद आज तक हुकूमत फैसला नहीं कर पाई पंजाब में ऑपरेशन का? हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इन्होंने नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों के कॉन्शियंस पे ये जो लोग मारे गए हैं उनका खून है, ये गवर्नमेंट के कॉन्शियंस पे मॉडल टाउन और ये वाकया, उनके कॉन्शियंस पे ये खून है। और मैं समझ ही नहीं सकता कि ये कैसे बच के निकल सकते हैं। क्या आप किसने नहीं, कौन नहीं जानता है कि सब लश्कर और दैश और IS और पता नहीं क्या क्या एक्सट्रीमिस्ट के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं पंजाब में। खुदा के लिए इन लोगों को किसने इतना लीवे और लूस, इतना ढील दिया है कि ये जाके, और माफ करिए जो इस्लामाबाद का जो हालात है वो तो ढाका है, इट्स एन आइडियोलॉजिकल ढाका। जो मिलिट्री जो मिलिट्री को ढाका, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ ढाका जो मिलिट्री पे हुआ है, इस्लामाबाद है वो हमारे डेमोक्रेसी पे, इसलिए कि उधर जो डेमोक्रेसी का जो क्या नहीं हुआ है। तो माफ करिए, अगर फौज अब जा रही है, खुद उन्होंने फैसला किया है, खुद वो जा रही है, मगर एक हाथ उनके पीछे बंधा हुआ है। क्यों? कि वो फुल पावर्स जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली होना था वो नहीं होगा। ऑनेस्टली माफ करिए कि ऐसा अगर फैसला हो इस मौके पे, इस सिचुएशन में, इस सेंसिटिव टाइम इन हिस्ट्री में हमारे मुल्क पे अगर इस किस्म के लीडर्स हो तो वाकई खुदा हाफिज पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, रऊफ क्लासा साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़िशान को इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।